हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल राम राम अस्सलाम वालेकुम, जैसा भी आपको उचित लगे। एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स सारथी, आपके इस यूट्यूब चैनल पर। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल फुल फ्लैश टिप टॉप चल रही होगी। और जो आज का आपका एग्जाम है वो भी विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड आपका बिल्कुल अच्छा गया होगा। और मुझे विश्वास है कि आप अपनी सक्सेस को हासिल करके रहोगे। तो चलिएगा बिना देरी किए आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हेल्ड हुआ है उसकी आंसर की को। बिना किसी देरी किए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। एग्जामिनर का पूछना है कि बिजनेस रिस्क की इन चार ऑप्शनों में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इसकी। तो देख लेते हैं। एराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, बिल्कुल ये तो बिजनेस रिस्क का बेस है, फाउंडेशन है, क्योंकि जहां अनसर्टेनिटी है वहीं तो रिस्क है और जहां रिस्क है वहीं प्रॉफिट है। इसलिए तो कहते हैं नो रिस्क नो प्रॉफिट। एसेंशियल फॉर प्रॉफिट, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। कैन बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, बिकॉज हम बिजनेस रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट कभी नहीं कर सकते, इसको ओनली हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय द टेक्निक्स, डाइवर्सिफिकेशन एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा ये कि ये बिजनेस रिस्क की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, ये भी बिजनेस रिस्क की करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Maslow, which needs become dominant after esteem needs are reasonably satisfied? तो हमारे अब्राहम मास्लो जी हैं, जो मास्लो जी हैं उसने जो मोटिवेशन की नीड हायरार्की दी है, नीड हायरार्की क्या है वो? फिजियो फिजियोलॉजी, सिक्योरिटी या सेफ्टी? सोशल नीड या बिलोंगिंगनेस? एस्टीम नीड? फिर है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसलिए जो सोशल या बिलोंगिंगनेस नीड है उसके बाद आती है हमारी एस्टीम नीड, और एस्टीम नीड के बाद आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ मास्लो नीड मोटिवेशन थ्योरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच लीडरशिप स्टाइल गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट। कौन सा लीडरशिप स्टाइल अपने सबॉर्डिनेट को मैक्सिमम फ्रीडम प्रोवाइड करता है? वो है हमारा लाइसेंस फेयर, अहस्तक्षेपवादी। जो बिल्कुल भी जो सबॉर्डिनेट की वर्किंग है उसके अंदर इंड्यूस नहीं होता, बल्कि उनको गाइड्स करता है, उन्हें मोटिवेट करने का वो काम करता है, थोड़ी बहुत देख रेख करता है। लेकिन जो ऑटोक्रेटिक है वो बिल्कुल सेल्फ सेंट्रिक है, अपने हिसाब से सबॉर्डिनेट को हैंडल करता है, मैनेज करता है, सिर्फ अपने अपने डिसीजन अपनी अपनी सुनता है, अपने आप को ही सर्वोपरि समझने लग जाता है, वो आता है ऑटोक्रेटिक के अंदर। डेमोक्रेटिक के अंदर क्या है कि लीडर फ्रीडम तो नहीं देता, फुल फ्रीडम तो नहीं देता, लेकिन हर एक काम में, हर एक डिसीजन में, हर एक पॉलिसी मेकिंग में अपने सुबॉर्डिनेट को इंड्यूल्स कर लेता है, शामिल कर लेता है। ब्यूरोक्रेटिक जो बिजनेस के रूल रेगुलेशन है उनको बिल्कुल कठोरता के साथ अप्लाई करता है। इसलिए राइट आंसर होगा डी, लेस इज फेयर इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोटिवेशन थ्योरी अलाउ मल्टीपल नीड्स टू बी एक्टिव एट द सेम टाइम। कि कौन सी थ्योरी है जिसने ये एक्सप्लेन किया कि मोटिवेशन के लिए ना जो हमारी एक टाइम पर बहुत सारी नीड एक साथ ही चलती रहती हैं। जैसे हमारे मास्लो जी ने बताया कि एक टाइम पर एक ही नीड एक्टिव रहती है। अगर मेरी मेरी फिजियोलॉजी नीड है
तब वो सेटिस्फाई होगी, तभी मेरी वो जो सिक्योरिटी वाली नीड है ना वो पावर में आएगी, वो भी डोमिनेंस में आएगी। लेकिन हमारे क्लेटोन लेकिन हमारे क्लेटोन अल्डरफर जी ने ईआरजी थ्योरी के ईआरजी थ्योरी को डेवलप किया और इसके अंदर बताया कि हम एक टाइम पर बहुत सारी नीड भी एक्टिव रहती है। ईआरजी ईआरजी जो मास्लो की नीड हायरार्की का उभरा हुआ रूप है। इसका कहूं तो ये कुछ डेवलपमेंट है। एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस नीड एंड ग्रोथ नीड, ये सभी नीड साइमल्टेनियसली एक्टिव रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का कौन सा एलिमेंट इनमें से नहीं है? सुपरविजन है, क्योंकि जो हमारा मैनेजर है या लीडर है वो हमारे सुबॉर्डिनेट को सुपरवाइज करता है, उन्हें गाइडेंस देता है। ठीक है। मोटिवेशन है, उन्हें समय समय पर मोटिवेट भी करता है। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो पॉलिसी है, रूल रेगुलेशन है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनको भी वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स है, लेकिन बस्टिंग इज नॉट एन एलिमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इज बस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSR एक्टिविटी आर स्पेसिफाइड इन। CSR एक्टिविटी है, जो CSR एक्टिविटी है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में, सेक्शन 135 में CSR का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, CSR का प्रोविजन किया गया है, लेकिन जो CSR की एक्टिविटी है, जो CSR की एक्टिविटी है उनको शेड्यूल 7 में स्पेसिफाई किया गया है कि जो CSR में हम किन किन एक्टिविटी को लेंगे। जैसे एजुकेशन एक्टिविटी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्टिविटी है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविटी है, ये बहुत सारी एक्टिविटी है जिनको स्पेसिफाई किया गया है शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। लेकिन शेड्यूल थर्ड इज रिलेटेड फॉर स्टेटमेंट स्टेटमेंट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, हमारा बैलेंस शीट हो गया, इनका फॉर्मेट इसमें या परफॉर्मा शेड्यूल 3 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल सजेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विद साइंस। जो हमारे FW टेलर है, FW टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ने 4 प्रिंसिपल दिए। 4 प्रिंसिपल कौन से दिए? हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, साइंस नोट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। इसलिए इसका राइट आंसर होगा साइंस नोट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या होता है कि कुछ अजम्पशन के थ्रू या कुछ एक्सपीरियंस के बेस पर जो अपने लीडर्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, या जो कस्टम है, जो चला चलाया सिस्टम आ रहा है पिछले सालों से, ट्रेंड है, उसको ही फॉलो करके वर्किंग करना, ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना। लेकिन हमारे जो FW टेलर है, उन्होंने एक प्रिंसिपल डेवलप किया, साइंस नोट रूल ऑफ थंब, कि हम अपनी वर्किंग को, अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे साइंस का यूज करके, न कि ओनली फॉलो द रूल ऑफ थंब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्प्री डी कोर्स मीन्स, इसका मतलब क्या है? जो हमारे हेनरी फ्योल जी हैं, जो हमारे हेनरी फ्योल जी हैं हेनरी फ्योल जी हैं उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए, 20 प्रिंसिपल दिए। उनमें से एक एस्प्री डी कोर्स मीन्स है कि टीम स्पिरिट, जो अपनी दल भावना है, टीम की भावना है, उस भावना को हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना चाहिए, और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ये सबसे प्रभावी प्रिंसिपल रहता है, टीम स्पिरिट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए पार्टनर हु डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन बिजनेस बट लैंड्स हिज नेम टू द फर्म इज कॉल्ड। जो देखो एक्टिव नहीं रहता, लेकिन ये सभी के सभी इनमें से तीनों के तीन इस बात को डिफाइन करते हैं कि वो पार्टनर एक्टिव नहीं है। लेकिन इनमें से स्पेसिफिक क्या पूछ लिया, इंडिकेट कर दिया एग्जामिनर ने कि उसने अकेला अपना नेम ही पार्टनरशिप फर्म को दिया है, तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर। उसको हम बोलेंगे, इसका राइट आंसर होगा नॉमिनल पार्टनर। लेकिन पार्टनर बाय एस्टोपल क्या होता है कि उस कंपनी फर्म में या पार्टनरशिप में या हमारे पार्टनर्स ने उसका नाम यूज नहीं किया, लेकिन खुद उस बंदे ने, व्यक्ति ने, एक्सटर्नल पर्सन ने पर्सनल बेनिफिट के लिए या किसी जैसे कहें तो चालाकी चालाकी बोलते हैं ना, उस बिहाव पर उसको प्रॉफिट गेन करने के लिए बाहर समाज में या एक्सटर्नल वर्ल्ड में पार्टनर, एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट करता है खुद को, तो वो थर्ड पर्सन के प्रति लाइबल हो जाता है, उसे हम पार्टनर बाय एस्टेपल बोलते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर नॉमिनल पार्टनर होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिसोल्व बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट विदाउट लीगल फॉर्मेलिटी। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू ही लिक्विडेट हो जाता है या उसका समापन हो जाता है, वो वो डिसोल्व हो जाता है। तो इनमें से सभी में से पार्टनरशिप ही एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत डिसोल्व की जा सकती है, लिक्विडेट की जा सकती है। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी भी, ये भी कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 या किसी स्पेसिफिक एक्ट के तहत बनी हुई पब्लिक कंपनी उस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही लिक्विडेट की जाती है, डिसोल्व की जाती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में दिए गए प्रोविजन के अनुसार ही लिक्विडेट की जा सकती है। इसलिए फ्री फॉर्म है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ डिसोल्व की जा सकती है, वो पार्टनरशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मियोपिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था थियोडोर लेविट के द्वारा। थियोडोर लेविट ने 1960 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के जर्नल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उसमें थियोडोर लेविट ने मार्केटिंग मियोपिया को इंट्रोड्यूस किया। मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है कि जब कंपनी कंज्यूमर सेंट्रिक ना होकर बिल्कुल प्रोडक्ट सेंट्रिक हो जाती है, तो ये अपने आप में एक कंपनी की दुर्लभता है, कमजोरी है। तो इसको मार्केटिंग मायोपिया को थियोडोर लेविट ने आइडेंटिफाई किया था, इंट्रोड्यूस किया था। फिलिप कोटले इज द फादर ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल पोर्टर क्या है? माइकल पोर्टर जी ने भी 5 फोर्सेस मॉडल दिए थे, 5 फोर्सेस मॉडल दिए थे, जिसमें बार्गेनिंग वगैरह के थे, कंपटीटर की स्ट्रेटेजी थी, न्यू एंट्रेंट्स थे, ये पांच फोर्स थी। ठीक है, स्ट्रेटेजी थी एक। द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जेप्ट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट है वो इनमें से किन किन को इंक्लूड करता है सिवाय एक के? माइक्रो, जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है वो माइक्रो इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड करता है। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आते हैं? कस्टमर आ गए हमारे, कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर एंड पब्लिक। ठीक है। माक्रो इन्वायरमेंट है, इसमें हमारा पॉलिटिकल, पेस्टल से समझ लेते हैं, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड लीगल इन्वायरमेंटल। ठीक है। और इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारा रहता है कि जैसे हमारे कोई वेल ऑक्यूपाइड इम्प्लॉई है, वेल रिकॉग्नाइज्ड है इम्प्लॉई है, उनको हम इंटरनल इन्वायरमेंट में कंसीडर करते हैं। लेकिन कंपिटिटिव इन्वायरमेंट इज दी नॉट पार्ट ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कंपिटिटिव इन्वायरमेंट इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स सेटिंग ए हाई प्राइस इनिशियली एंड देन ग्रेजुअली लोअरिंग इट।
कि शुरू-शुरू में कौन-सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत कोई कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस का स्टार्टिंग में तो बिल्कुल प्राइस हाइप कर देती है, बहुत ज़्यादा प्राइस रखती है, लेकिन वो बाद में उस प्राइस को कम कर देती है। तो इस स्ट्रैटेजी को हम स्कीमिंग प्राइसिंग बोलते हैं। स्कीमिंग प्राइसिंग बोलते हैं। स्कीमिंग मूल्य निर्धारण, इसे हम मलाई उतार नीति भी कहते हैं, मलाई उतार कीमत नीति भी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई न्यू इन्वेंशन होती है तो कंपनी इस मानसिकता से चलती है कि इस प्रोडक्ट को या इन्वेंशन को आम मतलब जो जर्नल हो जाती है, बहुत सारे कंपटीटर उसके अंदर आ जाते हैं, उससे पहले क्यों ना हम बहुत सारा बेनिफिट या प्रॉफिट कमा लें, अर्न कर लें, तो वो इस स्ट्रेटेजी को यूज करती है। लेकिन पेनिट्रेशन प्राइसिंग में इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें सबसे पहले लो प्राइस रखा जाता है, इंट्रोडक्टरी स्टेज पर लो प्राइस रखा जाता है। इंट्रोडक्टरी स्टेज पर जैसे ही ये मैच्योरिटी या ग्रोथ की स्टेज में आती है तो इसका प्राइस हाई हो जाता है। ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, तो इसका राइट आंसर होगा स्कीमिंग प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल सेलिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पर्सनल सेलिंग कौन सी स्टेज पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज पर, ठीक है, तो ये हो गया मेरी इंट्रोडक्शन, इंट्रो, ग्रोथ है, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो हमारी जो पर्सनल सेलिंग है, स्ट्रेटेजी है, वो कहाँ यूज की जाती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज पर यूज की जाती है, तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज पर यूज की जाती है। क्योंकि यहाँ हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से हमारी पब्लिक है, जो पोटेंशियल कस्टमर है हमारे, वो बिल्कुल अज्ञानी होते हैं, उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो उनको इस बारे में जानकारी देने के लिए, उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उन्हें सैंपल के थ्रू अट्रैक्ट करने के लिए हम पर्सनल सेलिंग यूज में लेकर आते हैं, पर्सनल सेलिंग। ठीक है, ग्रोथ की स्टेज में हम एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं। मैच्योरिटी की स्टेज में हम प्रमोशनल एक्टिविटी यूज करते हैं। लेकिन डिक्लाइनिंग स्टेज में हम जो हमारे जो ये है ना, प्रमोशनल एक्टिविटी होती है जो, उनको हम बिल्कुल ही क्लोज कर देते हैं, क्लोज तो नहीं करते, कम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इंट्रोडक्शन स्टेज पर हम पर्सनल सेलिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन की कौन सी फॉर्म है जो नॉन पेड है, जिसमें कंपनी को या बिजनेसमैन को कोई कॉस्ट पेड नहीं करनी पड़ती, तो वो है हमारी पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन बाय द एडवर्टाइज, पब्लिक रिलेशन के अंदर हम प्रमोशन किस तरह होती है, न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, ठीक है, किसी कोई शॉर्ट वीडियो या किसी वायरल हो जाना, मतलब वो क्या है, हमारी पब्लिक रिलेशन के अंदर आती है। ठीक है, जहां हम कुछ भी पेड नहीं करते हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर ए जॉब। तो उसके लिए कौन सा एस्पेक्ट है वो। ठीक है, तो हम जब ऑर्गेनाइजिंग करते हैं या स्टाफिंग करते हैं तो स्टाफिंग की एक प्रोसेस रहती है। स्टाफिंग की प्रोसेस क्या रहती है, सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर हम सिलेक्शन करते हैं। रिक्रूटमेंट में हम जो पोटेंशियल या जो जिसके अंदर वो क्वालिफिकेशन है, एबिलिटी है, उन पेपर उन उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें एनकरेज करते हैं कि वो हमारे बिजनेस में या हमारी कंपनी में फॉर्म अप्लाई करें जॉब के लिए। फिर जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर्स आ जाते हैं, उनमें से हम मोस्ट स्किल्ड पर्सन को सिलेक्ट करते हैं। उनको सिलेक्ट करने के बाद हम ट्रेनिंग ओरिएंटेशन करवाते हैं। ओरिएंटेशन मतलब कि जो न्यू एम्प्लॉय है उसकी हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और हमारी रूल रेगुलेशन और हमारे कंपनी के कल्चर से उनको अवगत करवाते हैं। फिर हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद हम उन्हें अपनी वर्किंग में ले आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्लासरूम लेक्चर।
क्लासरूम लेक्चर। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये आउट ऑफ द वर्किंग कंडीशन, जैसे मान लो किसी क्लास में बैठाकर टीचर द्वारा या मैनेजर द्वारा उनको एक एग्जाम्पल के थ्रू या रोल प्लेइंग के थ्रू या एसिमुलेशन के थ्रू उनको उस वर्किंग की नॉलेज देना, तो ये क्लासरूम लेक्चर है। ये है हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बाकी हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, कोचिंग होगी, जैसे हमारे किसी हमारे सुपीरियर के अंडर में कोई काम सिखाना, जैसे और जॉब रोटेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में सेम जॉब पर उन्हें सेम लेवल की नॉलेज प्रोवाइड करवाना। अंडर स्टडी में हम टॉप लेवल के मैनेजर के नीचे रहकर हम मैनेजिंग स्किल सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ई कॉमर्स मॉडल इन्वॉल्व सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस टू गवर्नमेंट एजेंसी। तो ये इसका मॉडल है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI इज प्राइमरली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स। तो जो EDI है, जैसे कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑर्डर करना, शिपिंग करना, ऑनलाइन इनवॉइसिंग करना, ठीक है, शिपिंग बिल ऑनलाइन मंगवाना, ठीक है, तो ये हम ई ऑनलाइन या ई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में, तो उसमें कौन सी ऐसी वो फॉर्म है या टाइप है ई कॉमर्स की जिसमें हम EDI यूज करते हैं, तो वो है हमारी बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू। बिजनेस एथिक्स किसकी ओर इंडिकेट करता है? बिजनेस एथिक्स को इनमें से कौन सी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है? लीगल रूल्स ऑफ बिजनेस। लीगल रूल्स ऑफ बिजनेस क्या है? हमारे कोड ऑफ कंडक्ट हो गए, हमारे रूल रेगुलेशन हो गए, पॉलिसी हो गई। ठीक है। मोरल प्रिंसिपल गाइडिंग बिजनेस, मोरल प्रिंसिपल गाइडिंग बिजनेस बिहेवियर इज द राइट आंसर। जो हमारे मोरल प्रिंसिपल है, कस्टम है, गुड्स एंड बैड्स हैबिट है, ठीक है, ये हमें मोरल प्रिंसिपल है जो हमारे बिजनेस बिहेवियर को गाइड करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशन है, जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो मोस्टली एक्ट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर GST विच टैक्स इज लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा, एक होती है इंटरस्टेट, इंटरस्टेट, एक होती है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट होती है विद इन दी स्टेट, विद इन दी स्टेट। जैसे हरियाणा के जींद, हरियाणा में जींद के मैन्युफैक्चरर ने गुड्स सप्लाई किया हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट के सप्लायर को। ठीक है, ये हो गई हमारी इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट सप्लाई। अब इंटरस्टेट क्या है? हरियाणा के मैन्युफैक्चरर ने हमारे राजस्थान या यूपी के सप्लायर को, बायर को, परचेजर को माल सप्लाई किया, गुड्स एंड सप्लाईज, गुड्स एंड सर्विस सप्लाई किया। ठीक है, तो ये होगी हमारी इंटरस्टेट सप्लाई। तो जो इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, उस पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट CGST की फॉर्म में टैक्स लेती है। ठीक है, CGST की फॉर्म में नहीं ब्रदर, IGST की फॉर्म में, IGST की फॉर्म में तो टैक्स कलेक्ट करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसे, जो डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट है ना, डेस्टिनेशन स्टेट है, उसको तो SGST, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको CGST या IGST की फॉर्म में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। लेकिन जो इंट्रास्टेट है उसमें उसमें GST कैसे लगता है ब्रदर? GST कैसे लगता है? CGST प्लस SGST, ये अलग अलग प्रोपोर्शन में डिडक्ट होता है और ये सेंटर के पास चला जाता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आईजीएसटी। और जो यूटीजीएसटी है, कोई यूनियन टेरिटरी है, जैसे चंडीगढ़ के किसी मैन्युफैक्चरर ने लक्षद्वीप के किसी बायर या परचेजर को माल सप्लाई किया, तो वहां पर हम यूटीजीएसटी कैलकुलेट करते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा आईजीएसटी। Which international institution provides short-term loans to correct balance of payment? बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूशन ने कौन सा इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करता है? वो है हमारा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो 1943 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक हमारा लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। डब्ल्यूटीओ हमारे इंटरनेशनल ट्रेड्स को रेगुलराइज करता है। अंकटाड हमारे स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी ट्रेड्स एंड डेवलपिंग एक्टिविटीज को गाइड्स करता है, उन पर कंट्रोल करता है, उनको प्रमोट करता है। ठीक है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 द पिक्यूनियरी जुरिडिक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज अप टू। तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसकी जो आज की जो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन है, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, ये 3 टायर मैकेनिज्म है जहां पर कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। तो वो दर्ज कहां करे? तो उसके लिए इसने कुछ लिमिट्स या जुरिडिक्शन डिसाइड की है। नेशनल कमीशन, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो अप टू 50 लाख तक के मामले देखता है। जो स्टेट कमीशन है वो 50 लाख से 2 करोड़ तक के मामले देखता है। और जो नेशनल कमीशन है वो अबोवे 2 करोड़ से ऊपर के मामले देखता है। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, जुरिडिक्शन है, ये आज की करंट है, लेकिन ये कुछ अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद की गई थी। लेकिन जब हमारा कोपरा एक्ट 2019 फोर्स में आया, तो उस टाइम जब इनिशियली जो जुरिडिक्शन डिसाइड की गई थी वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन के लिए अलग अलग थी। कैसे थी? अप टू 1 करोड़ तो के मामले तो देखेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन देखेगा 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले स्टेट कमीशन देखेगा, और अब वो 10 करोड़ से ऊपर के मामले है वो हमारा नेशनल कमीशन देखेगा। लेकिन एग्जामिनर ने जो ये क्वेश्चन पूछा है वो हमारी इनिशियल जो जुरिस्डिक्शन डिसाइड की गई थी कोपरा एक्ट 2019 में, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1 करोड़, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। तो इनमें से कौन सा टाइप है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पार्ट नहीं है? पेटेंट है, ये हमारा इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है। ट्रेडमार्क है, ये लोगो, थीम, सिंबल, इनको प्रोटेक्ट करता है। गुडविल, ये हमारी इंटेंजिबल एसेट है, ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि एक की इंटेंजिबल एसेट है। कॉपीराइट है हमारा लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा गुडविल इज नॉट ए टाइप ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि सभी जो बाद के 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारी प्लानिंग पर ही डिपेंड करते हैं। प्लानिंग पर बेस्ड है हमारा ऑर्गेनाइजिंग के बेस पर बेस्ड है हमारा
स्टाफिंग पर बेस्ड है हमारा डायरेक्टिंग, फिर है हमारा लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ, प्लानिंग हुआ, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, डिस्क्लोजर है ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ऑफ, डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को रेगुलराइज करता है, रेगुलेट करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है हमारा इवेंट्स ओकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल ब्रोट इन बाय ए न्यू पार्टनर इन कैश इज क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर। तो किस किस रेशो में वो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी? तो वो ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस रेशो में की जाएगी, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है कि जैसे ही हमारे पास न्यू पार्टनर आया तो हमारे जो फ्यूचर के प्रॉफिट हमारी फर्म में होने वाले थे, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनके लिए वो प्रॉफिट कम होंगे। उस प्रॉफिट के कम होने को उसको करने के लिए सेक्रीफाइस रेशो निकाली जाती है। इस सेक्रीफाइस रेशो में ही जो प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आता है, वो सेक्रीफाइस रेशो में ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अगर सपोज करो कि न्यू ओल्ड पार्टनर है लेकिन उसने सेक्रीफाइस नहीं किया, क्या वो फिर भी उसमें जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया न्यू पार्टनर, उसमें उसका हिस्सा होगा? बताइए, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया फ्यूचर प्रॉफिट को, उसी को प्रीमियम फॉर गुडविल में हिस्सा मिलेगा। वो भी हिस्सा किस रेशो मिलेगा? वो सेक्रीफाइस रेशो में मिलेगा दोस्तों। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशो इज कैलकुलेटेड एज। तो कौन से किस तरह कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल सही, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अच्छा सर, ये तो गेनिंग रेशो है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और जो सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो हमारा है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन सर एग्जाम टाइम में या एग्जामिनेशन के दौरान हम तो इसको भूल जाएंगे, इसको याद कैसे रखें? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक बना देंगे आपके लिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हमें आज के पर्सपेक्टिव को देखना है समाज के, कि आज का समाज कैसा हो चुका है कि हम किसी के लिए चाहे कितना ही कुछ कर ले, लेकिन हम अगर एक बार उसके कोई काम से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, तो जितना हमने पिछले 99 काम किए थे उन पर सब पर पानी फेर देता है। इसलिए उन सेक्रीफाइसेस नो गेन। आज के समाज में क्या है कि हम जब सेक्रीफाइसेस किसी के लिए करते हैं तो उनसे हमें कुछ गेन नहीं होता, बिल्कुल नल, जीरो, न्यूट्रल रहता है। तो ऑन सेक्रीफाइसेस, ऑन सेक्रीफाइसेस नो गेन, कोई फायदा नहीं है त्याग करने में, लोगों के लिए त्याग करने में। ओन सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे तो ओन ओल्ड माइनस न्यू। अगर गेनिंग रेशो निकाल लेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा बी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कोपरा एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अब की बार इस एक्ट में सेक्शन 10 में सीसीपीए का प्रोविजन किया गया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया गया, बनाई गई। इसने क्या किया, इसने एक रेगुलेशन बनाया, जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, या गलत एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में को दिखाते हैं लेकिन रियल में उनका प्रोडक्ट और सर्विस कुछ होता है, तो उसके लिए कुछ क्रिमिनल और सिविल ऑफेंस के रूप में उनकी पेनल्टी डिसाइड किया है। क्रिमिनल में क्या है, क्रिमिनल पेनल्टी क्या है? अप टू 2 इयर्स, 2 इयर्स की जेल होगी भाई।
मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने वाले को। और सिविल सिविल पेनल्टी क्या है? 10 लाख रुपए का पेनल्टी होगी। ये है पहली बार के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए। अगर बिजनेसमैन या एडवर्टाइजर सेकंड टाइम भी ऐसा ही कर देता है, सेकंड टाइम भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है, तो ये पेनल्टी 50 लाख रुपए तक की इंपोज की जा सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 10 लाख रुपए। अगर कोई एडवर्टाइजर या बिजनेसमैन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है तो उस पर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। 10 लाख रुपए तक की नहीं, 10 लाख रुपए की पेनल्टी होगी उस पर इंपोज। गेनिंग रेशो इज कैलकुलेटेड ऑन, गेनिंग रेशो हम कब कैलकुलेट करते हैं, कब कैलकुलेट करते हैं? ये हम करते हैं दो केस में। एक रिटायरमेंट के केस में, जब हमारा पार्टनर हमारी फर्म से जाता है और जो फ्यूचर का प्रॉफिट है वो रहने वाले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर बच जाएंगे उनके बीच में जाएगा। उनके बीच में क्यों जाएगा? उनके बीच में वो गेनिंग रेशो में जाएगा, क्योंकि क्यों उन्हें जो एक पार्टनर था वो तो चला गया बिजनेस से, अब जो जितना प्रॉफिट होगा वो उन दोनों में ही शेयर होगा, तो इसलिए उनकी गेनिंग रेशो कैलकुलेट की जाती है। और डेथ डेथ ऑफ पार्टनर अगर हो जाती है तो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर की गेनिंग रेशो कैलकुलेट की जाती है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल। पीआरएस जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं वो किस चीज को रिकंसाइल करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं? वो हम कैश बुक विद पासबुक इज द राइट आंसर। क्यों? जो हमारे पास कैश बुक में होता है ना, कैश बुक में जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो उसमें दो कॉलम होते हैं। एक तो हमारा कैश कॉलम होता है, एक हमारा बैंक वाला कॉलम होता है। ठीक है, तो हम जो बीआरएस स्टेटमेंट बनाते हैं ना, जो ये बैंक कॉलम की जो अमाउंट है ना, बैंक कॉलम की अमाउंट है, इसको जो हमारे रियल में बैंक में जो हमारा अकाउंट है उसमें जो हमारी अमाउंट है उससे मैच करने के लिए बीआरएस स्टेटमेंट बनाई जाती है, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करे हमारी बिजनेस सिचुएशन का। इसलिए कैश बुक विद पासबुक ही प्रिपेयर की जाती है रिकंसाइल करने के लिए। वर्किंग कैपिटल रेफर टू, वर्किंग कैपिटल किसकी ओर इंडिकेट करती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार ये तो। वर्किंग कैपिटल ये है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल बराबर है इज इक्वल टू है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल इंडिकेट टू, तो ऑप्शन में ये हो, और एक ऑप्शन सपोज करो शेयर कैपिटल की जगह आपके पास आ जाए कि करंट एसेट, तो राइट आंसर ये करंट एसेट होगा। ग्रोस वर्किंग कैपिटल, जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल है वो करंट एसेट के इक्वल होती है। करंट एसेट का सम है वही हमारा ग्रोस वर्किंग कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसहोनर ऑफ चेक अफेक्ट। जो अगर सपोज करो हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया, मान सपोज करो हमारे पास कंज्यूमर ने, हमारे कोई कंज्यूमर था उसने हमें पेमेंट की, कोई डेटर था हमारा उसने हमारे पास पेमेंट की। पेमेंट कैसे की? मान लीजिए उसने हमें चेक दिया चेक दिया, उसकी हम एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जो कैश बुक में बैंक का कॉलम है ना उसमें इंक्रीज हो जाएगी वो अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर हमारे कम हो गए। लेकिन ये चेक क्या हुआ? डिसओनर हो गया, डिसओनर हो गया। तो डिसओनर हो गया, तो अब क्या करेंगे? हमें जो ये बैंक अकाउंट जो कैश बुक में बैंक कॉलम था ये इंक्रीज किया था, उतनी अमाउंट से हम डिक्रीज कर देंगे अब इसको। तो हम दोबारा डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर का भी ये इफेक्ट कम हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारी कैश बुक ही अफेक्ट होगी ओनली, जो डिसऑनर ऑफ चेक होगा ना उससे हमारी कैश बुक ही अफेक्ट होगी। ठीक है, राइट आंसर ये होगा हमारा।
Grapevine communication is informal communication. In CAS, computerized accounting system, adjusting entry are made for. किस लिए हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में एडजस्टिंग एंट्री करते हैं, क्यों करते हैं? वो हम एक्रूअल्स और प्री पेमेंट्स के लिए करते हैं, इनकी एडजस्टमेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। पेटेंट्स प्रोटेक्ट, पेटेंट किस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं? पेटेंट इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं, और लिटरेरी वर्क को कॉपीराइट, ब्रांड नेम्स को ट्रेडमार्क, आर्टिस्टिक वर्क को भी कॉपीराइट ही प्रोटेक्ट करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा इन्वेंशन। When a new partner brings goodwill in cash and it is, देखो, when a new partner brings goodwill in cash, तो हमारा जो न्यू पार्टनर हमारी फर्म में आया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे पास लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ गया कैश में। अब क्या कहता है? एंड इट इज रिटेन इन बिजनेस, वो बिजनेस में ही रख ली गई। विच एंट्री इज पास्ट, उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? तो उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। और किस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? वो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो के हिसाब से जो उसका प्रोपोर्शन बनेगा उसी प्रोपोर्शन से हम उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इस केस में सर्वमान्य जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? ये भी इसका आंसर बन सकता है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। दोनों ही एंट्री ठीक है, लेकिन ये सिचुएशनल क्वेश्चन है। अगर इसमें होता ऑप्शन ए और सी बोथ, तो आंसर होता उसका ये राइट। लेकिन अब ये दोनों एम्बिग्यूटी बनी हुई है, देखते हैं क्या रहता है फाइनल आंसर में, फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन रिटायरमेंट इफ एन एसेट इज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर एट मोर देन बुक वैल्यू, द डिफरेंस इज, उस डिफरेंस का क्या करेंगे? जब हमारे बिजनेस में कोई न्यू पार्टनर आता है, एडमिशन लेता है, या पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट हो जाता है, या फिर उनके आपसी कंसेंट पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है, वो अपनी बिजनेस को रीवैल्यू करना चाहते हैं, तो अपने बिजनेस में जो एसेट एंड लायबिलिटी है उनके लिए, उनको रिवैल्यू करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, जिसकी दो साइड होती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल नॉमिनल नेचर अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर के अकाउंट का होता है, ये भी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान ही होता है। तो अगर हमारी कोई लायबिलिटी है, अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगी। अगर हमारी एसेट डिक्रीज हुई वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगी। अगर हमारी लायबिलिटी रिवैल्यूएशन करने के दौरान डिक्रीज हुई तो वो क्रेडिट साइड आएगी। अगर हमारी एसेट ड्यूरिंग रिवैल्यूएशन इंक्रीज हुई तो वो क्रेडिट साइड आएगी। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा आप कि आपको कौन सा केस नजर आ रहा है कि जब एक पार्टनर की रिटायरमेंट हुआ, पार्टनर रिटायरमेंट हुआ, उस टाइम उसकी जो एसेट थी वो इंक्रीज हुई, बुक वैल्यू से उसने ज्यादा अमाउंट पे वो परचेज की ना, कि बुक वैल्यू 50,000 रुपए थी, मान लो उसने मशीन परचेज की जिसकी बुक वैल्यू क्या थी, 50,000 रुपए, लेकिन पार्टनर ने कितने में परचेज की? पार्टनर ने परचेज की वो 60,000 रुपए में।
तो गेन कितना हुआ, 10,000 रुपए का गेन हुआ। तो ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों जाएगी ये? क्योंकि जब रिटायर हुआ पार्टनर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो हमारे यहाँ एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसलिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो राइट आंसर होगा इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इन पार्टनरशिप इफ ए पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड, देखिएगा फिक्स्ड है इसमें, फिक्स्ड अमाउंट एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग देखो 3 कीवर्ड है, फिक्स अमाउंट विड्रा करता है बिगिनिंग में, किसके बिगिनिंग में, मंथ के बिगिनिंग में। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है इसका, तो उसका एक फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फार्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फार्मूला क्या है, जो पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। यह क्वेश्चन में इसने कहा कि फिक्स्ड अमाउंट विड्रा करता है साल के महीने के फर्स्ट में, ठीक है, बिगिनिंग में। तो जब उसने फाइनेंशियल ईयर सपोज करो अप्रैल से स्टार्ट हुआ हमारा, अप्रैल जनवरी से स्टार्ट मान लो, एग्जांपल ही लेना है, तो जनवरी से स्टार्ट किया, जनवरी के फर्स्ट वीक में उसने विड्रा कर लिया, तो फर्स्ट वीक के बाद अब उसके बाद कितने मंथ्स बाकी रहते हैं, 12 मंथ्स बाकी रहते हैं, 12 प्लस अब उसने लास्ट कब विड्रॉ किया, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो दिसंबर के बिगिनिंग में जब उसने सपोज करो 2 तारीख को विड्रॉ कर लिया, तो उसके पास कितने मंथ्स लेफ्ट रहे, 1, दिसंबर दिसंबर का रहा ना, तो डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे 6.5 मंथ्स का। ठीक है दोस्तों। व्हेन when share are issued for consideration other than cash which account is credit, जब शेयर आपका, जब हम शेयर इशू करते हैं कंसिडरेशन के अगेंस्ट, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, देख लेते हैं। सपोज कीजिएगा हमारे पास हमने कोई मशीनरी परचेज की, मान लीजिए हमने प्लांट परचेज किया, प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, जो सप्लायर है वेंडर अकाउंट, मान लीजिएगा 50,000। ठीक है। अब वेंडर्स को हमें पेमेंट करनी है, लेकिन वो पेमेंट हमें कैश में ना करके हमें कंसीडरेशन के रूप में, प्रतिफल में, जो इस मशीन प्लांट का प्रतिफल में हमें कंसीडरेशन क्या दिया, शेयर कैपिटल इशू की। तो कैसे करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसका राइट आंसर होगा शेयर कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। विच रेशो इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड टू टोटल फंड, ये क्वेश्चन मैंने अपनी पीवाईक्यू सीरीज में क्वेश्चन करवाया था, उस 20 क्वेश्चन करवाए थे भाई साहब, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो के डिट्टो आए हैं। प्रोपोर्शन ऑफ ओनर फंड, ठीक है, टू टोटल फंड, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रोप्राइटरी रेशो कहेंगे, प्रोप्राइटरी रेशो कहेंगे। ठीक है। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट डिविडेंड रिसीव्ड इज क्लासिफाइड अंडर, देखिएगा जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो हमारे बिजनेस के अंदर होने वाली एक्टिविटी जिनसे हमें कैश मिलता है या हम कैश एलोकेट करते हैं, कैश स्पेंड करते हैं, उसे 3 कैटेगरी में इसने डिवाइड किया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये क्वेश्चन है ना, जो ये क्वेश्चन आया है, ये मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, जहां कैश फ्लो स्टेटमेंट उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक हो रहा है, सिलेबस का टॉपिक होगा। तो जो ये डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है वो कहाँ जाएगा? सपोज करो हमने कोई डिविडेंड पेड किया, पेड क्यों करेंगे हम? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तहत। क्यों? हमने फाइनेंस लिया है। क्यों? डिविडेंड किसके अगेंस्ट पेड करते हैं? शेयर कैपिटल के अगेंस्ट। शेयर कैपिटल हमारे पास आई, उसी के अगेंस्ट तो हमने डिविडेंड पेड किया, या लोन हमने लिया, फाइनेंसिंग की, लेकिन इंटरेस्ट हमने पेड किया। तो जो हम पेड करेंगे डिविडेंड या इंटरेस्ट, वो तो आएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड करेंगे तो वो तो आएगा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। और जो हमें रिसीव हुआ, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की, मान लो हमारे बिजनेस ने दूसरी कंपनी में कोई शेयर ले लिए या डिवेंचर एक्वायर कर लिए दूसरी कंपनी के, तो उसके जो डिविडेंड हमें मिलेगा, क्योंकि हमने तो वो इन्वेस्टमेंट की है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट का जो डिविडेंड आएगा या इंटरेस्ट हमें मिलेगा, वो हमारा रिसीव होगा, वो हमारा हम कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है हमें, वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कंसीडर करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टिंग एंट्री आर मेड फॉर। एडजस्टिंग एंट्री किसके लिए हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं? तो किस लिए करते हैं? जैसे हमारे पास हमने कोई इनकम अर्न तो कर ली लेकिन अभी तक मिली नहीं, या हमें प्रीपेड एडवांस में एक्सपेंस कर रखे हैं, तो उनकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है उसी अकाउंट में, जो रेंट का अकाउंट है या प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट, उसी अकाउंट में हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, हर साल लास्ट में एडजस्ट करते हैं। या हमें नॉन कैश एक्सपेंसेस के लिए, नॉन कैश एक्सपेंसेस के लिए भी हम एडजस्टमेंट करते हैं, उसकी एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। तो एक्रूअल्स के लिए करते हैं, प्रीपेमेंट्स के लिए करते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? अगर हम एग्जाम में बैठकर हमारे उस माइंड सेट से बात सोचें, तो अगर हम डीप थिंकिंग करेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में उलझने वाले हैं। कैसे उलझेंगे? दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश हुआ? 1947 में एज गेट। अगर 1947 ओनली 1947 होता ना, तो हम यहाँ उलझने वाले नहीं थे, लेकिन 1947 में एज ए गेट, क्योंकि 1947 में तो गेट आया था, और गेट को ही परिवर्तन परिवर्तन तो नहीं किया गया, लेकिन ये उसका कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट के बेस पर, उसी कंसेप्ट के बेस पर हम डब्ल्यूटीओ को 1 जनवरी 1995 को माराकेश माराकेश एग्रीमेंट के तहत माराकेश एग्रीमेंट के तहत एस्टेब्लिश किया गया था ये, ठीक है। और कहां पर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 1995, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए एज ए गेट दिया था एग्जामिनर ने, ठीक है। अंडर विच अकाउंटिंग सिस्टम आर एक्सपेंस रिकॉर्डेड व्हेन पेड एंड इनकम व्हेन रिसीव्ड? किस अकाउंटिंग सिस्टम में हम उसकी एंट्री तभी एंट्री करेंगे जब हम एक्सपेंस पेड कर चुके होंगे या फिर हमें इनकम मिल चुकी होगी? वो हम करते हैं हमारे कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम में, कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम में। डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिजल्ट्स इन? अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है? इक्वल डेप्रिसिएशन ईच ईयर। इक्वल डेप्रिसिएशन तो हमारा SLM मेथड में रहता है, स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड में, ठीक है। हायर डेप्रिसिएशन इन लेटर ईयर्स, हायर डेप्रिसिएशन इन लेटर ईयर्स ये भी नहीं है, क्योंकि हायर डेप्रिसिएशन तो नहीं रहता, लेकिन इक्वल डेप्रिसिएशन जरूर रहता है लास्ट के साल में, लास्ट के ईयर में।
ठीक है, वो रहता है हमारा एसएलएम में। हायर डेप्रिसिएशन इन इनिशियल ईयर, बिल्कुल ये राइट आंसर है आपका, क्योंकि जो एसेट की इनिशियल ईयर होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, उस टाइम एसेट की बुक वैल्यू ज्यादा होती है, और ज्यादा बुक वैल्यू पर हम उसी रेट से इंटरेस्ट ऑफ कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन की अमाउंट, तो इनिशियल ईयर में तो हाई होती है इनिशियल ईयर में। तो जैसे जैसे इसकी बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू कम होती जाती है, कम होती जाती है, तो वैसे वैसे जो डेप्रीशिएशन है वो भी इसका कम होता चला जाएगा। वो किस मेथड के साथ जाएगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के साथ। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की भी मैंने पिछले मेरे पीवाईक्यू में बिल्कुल डिटेल से समझाया था। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी एक डेप्रीशिएशन से, कई बार ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि कौन सा मेथड डेप्रीशिएशन का, कौन सा मेथड इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो हमारा रिकॉग्नाइज्ड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। इन सीएएस वैलिडेशन मीन्स कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में वैलिडेशन से आप क्या समझते हैं? वैलिडेशन से हम समझते हैं कि चेकिंग डाटा एक्यूरेसी, जनरेटिंग रिपोर्ट्स, क्रिएटिंग अकाउंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो हम समझते हैं चेकिंग डाटा एक्यूरेसी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम डाटा की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम वैलिडेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, वैलिडेशन ऑप्शन यूज करते हैं। लिक्विड रेशो एक्सक्लूड्स। अच्छा, लिक्विड रेशो होती क्या है? लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो, जो लिक्विड रेशो है वो है हमारी क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये क्विक एसेट कहां से मिलेगी हमें? क्विक एसेट होती है, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इन दोनों चीजों को, इन दोनों चीजों को करंट एसेट में घटाने से हमारे पास क्विक एसेट आती है, और क्विक एसेट को इसमें रखने से हमारे पास लिक्विडिटी, लिक्विड रेशो आती है। तो लिक्विड रेशो में हम किस चीज को शामिल नहीं करते? वो हम इन्वेंट्री को शामिल नहीं करते। राइट आंसर सी हो जाएगा। करंट रेशो इज, कितना आसान क्वेश्चन है ये, कंपटीशन का क्वेश्चन है ही नहीं है, मैं तो मानता नहीं भाई इसको, इतना आसान क्वेश्चन है। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है। Under which section of the Company Act 2013 is the concept of one person company introduced? अच्छा, जो वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट है ना, वो फर्स्ट टाइम कंपनी एक्ट 2013 के में ही उसको आइडेंटिफाई किया गया था, उस कंसेप्ट को लेकर आए थे, प्रोपाउंड किया गया था 2013 में। ठीक है, तो 2000 कंपनी एक्ट 2013 के किस सेक्शन में इस चीज का प्रोविजन है वन पर्सन कंपनी का, या किस उसमें इंट्रोड्यूस की गई है, डिफाइन की गई है वन पर्सन कंपनी? वो की गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में। ठीक है। अंडर द कंपनी एक्ट 2013 इन विच सेक्शन प्रोहिबिट्स ए कंपनी फ्रॉम गिविंग लोन्स टू इट्स डायरेक्टर? तो कंपनी एक्ट 2013 का ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कंपनी को, खुद कंपनी को अपने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को या डायरेक्टर को लोन लेने के लिए गारंटी या श्योरिटी देने से प्रोहिबिट करता है, रोकता है? तो वो है हमारा सेक्शन 185। सेक्शन 185 इज द राइट आंसर। ये हमें प्रोहिबिट करता है कंपनी को डायरेक्टर्स को श्योरिटी या गारंटी देने के लिए, फॉर लोन लेने के लिए। ठीक है। इन विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द गैंग प्लैंक कंसेप्ट मोस्ट रिलीवेंट? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें गैंग प्लैंक कंसेप्ट, जो हमारे हेनरी फ्योल जी ने दिया था, हमारे हेनरी फ्योल ने दिया था, हेनरी फ्योल ने भी ये, हेनरी फ्योल का जो कंसेप्ट, जो 14 प्रिंसिपल थे, 14 प्रिंसिपल थे, उनमें एक प्रिंसिपल था स्केलर चेन का, स्केलर चेन का, कि
जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है या बिजनेस स्ट्रक्चर है, उसमें कमांड पॉलिसी जो कम्युनिकेशन होगा वो एक सीक्वेंस में होगा, वो एक चेन सिस्टम में होगा, या तो वो ऊपर से नीचे की ओर होगा या फिर वो नीचे से ऊपर की ओर होगा, जिसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा। लेकिन इसकी अपवाद के रूप में इसके अपवाद के रूप में हेनरी फ्योल्जियो ने गैंग प्लैंक कंसेप्ट दिया। गैंग प्लैंक कंसेप्ट क्या है कि अगर सेम कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, सपोज करो कि एक डिपार्टमेंट ए है, एक डिपार्टमेंट बी है, एक डिपार्टमेंट ए है और एक डिपार्टमेंट बी है। इनके A1 एंड B1 कोई इंप्लॉई है जिनका सेम लेवल है, और इनको इमरजेंसी में कोई बात कम्युनिकेट करनी है, कोई पॉलिसी कम्युनिकेट करनी है या कोई डिस्कशन करना है। अगर सपोज करो ये A1 मिडिल लेवल का इंप्लॉई है, मिडिल लेवल का एम्प्लॉई, तो ये पहले टॉप लेवल पे जाएगा, फिर टॉप लेवल वाला डिपार्टमेंट ए का टॉप लेवल वाला डिपार्टमेंट बी का टॉप लेवल से बात करेगा, फिर डिपार्टमेंट बी का टॉप लेवल उसके मिडिल लेवल तक पहुंचाएगा, फिर B1 तक पहुंचाएगा। ठीक है, कितनी बड़ी लंबी प्रोसेस हो गई। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए हमारे हेनरी फ्योल्म ने एक गैंग प्लैंक कंसेप्ट दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केलर चेन इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। In case of death of a partner, his share in profit from the last balance sheet to the date of death is credit to। तो वो किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? जो लास्ट बैलेंस शीट डेट थी, और लास्ट बैलेंस शीट डेट से जो आगे आने वाला, लास्ट बैलेंस शीट डेट कब बनाते हैं हम? 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर के। तो उसके लास्ट डेट मतलब 1 अप्रैल से उसकी डेट ऑफ डेथ तक का जो उसने वर्किंग की बिजनेस में, हमारी पार्टनरशिप में, उसका जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करके वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज, जो डेथ होगी जिस पार्टनर की, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। पार्टनरशिप डीड अगर न हो तो पार्टनर्स किस किस चीज के लिए एलिजिबल होते हैं? क्या उन्हें सैलरी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या उन्हें कमीशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या उन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पेड करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पेड करना पड़ेगा पार्टनर्स को। क्या उन्हें इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिलेगा? बिल्कुल। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल रहेगी, और इसके साथ उन्हें 6% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन लोन पर। ठीक है, ये भी हमारे पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में प्रोविजन इंप्लाई होता है। A and B share profits 3:2. C is admitted for 1/5 share. C brings 1 lakhs as capital and 30,000 as goodwill. Goodwill is withdrawn by all partners. The new profit sharing ratio is 3:2:1. How much goodwill is credited to A's capital? तो सैक्रिफाई रेशो क्या हो जाएगी? तो ए की सैक्रिफाई रेशो करनी है, तो ए की सैक्रिफाई रेशो, ए और बी की सैक्रिफाई रेशो भी 3/2 ही हो जाएगी। 3/2 कैसे हो जाएगी? देखो, इस बच्चे ने बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट किया हुआ है ये क्वेश्चन। ए की सैक्रिफाई रेशो 3/5 माइनस 3/6, इसकी सैक्रिफाई रेशो 1/10 आ गई, और बी की सैक्रिफाई रेशो 1/15 आ गई। तो इनका जो सही हुआ ये हो गया। तो ये इनकी सैक्रिफाइस रेशो आएगी 3/2। 3/2 में जो 30,000 रुपए है वो 3/5 से कैलकुलेट करेंगे तो आपका 18,000 रुपए आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा ये 18,000। ठीक है, ए का कितना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे? 18,000 रुपए से क्रेडिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कब प्रिपेयर करते हैं? जब हमारे बीच, हमारे फर्म में कोई न्यू पार्टनर आया है, या पार्टनर रिटायर हुआ या डेथ हुआ है, या उनकी म्यूचुअल कंसेंट पर अगर वो चाहे कि हम तो हमारे बिजनेस पर दोबारा रिवैल्यू करेंगे उसकी एसेट और लाइबिलिटी को, तो उस टाइम हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एडमिशन पर, रिटायरमेंट पर और डेथ पर। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। बिजनेस इन्वायरमेंट इज इन नेचर। तो बिजनेस इन्वायरमेंट किस नेचर का है? स्टैटिक है, स्थिर है,
क्या हमारी जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो कभी चेंज नहीं होती, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन है वो सालों से ऐसे ही चली आ रही है, तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो ऐसी चली आ रही है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कभी चेंज नहीं हुआ, तो ये गलत है। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, डायनेमिक है, डायनेमिक इन नेचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या चीज ने डिफाइन किया है, ओनली इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग ए बिजनेस, क्या बिजनेस को ओनली केवल इंटरनल फैक्टर ही अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट नहीं करते, तो ये गलत हो गया। ओनली एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग ए बिजनेस, क्या एक्सटर्नल फैक्टर पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल यही फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, क्या हमारे कंपटीटर, हमारे सप्लायर, उनकी सप्लाइंग पॉलिसी, ठीक है, हमारे कस्टमर ये अफेक्ट नहीं करते हमारे बिजनेस को, तो ये भी गलत है। द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस ऑपरेशन, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, इनमें से कौन सा डायमेंशन है जो बिजनेस इन्वायरमेंट का डायमेंशन नहीं है, ठीक है, एक आसान सा फॉर्मूला है यार, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंट, ठीक है, इनमें से देख लो, इकोनॉमिक है, एस्पेक्ट है, डायमेंशन है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का, लीगल भी डायमेंशन है, पर पर्सनल है नहीं है, पर्सनल नहीं है, टेक्नोलॉजिकल है, तो हमारा राइट आंसर होगा पर्सनल, ठीक है, पर्सनल डायमेंशन नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट का। वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी विद द सेम ऑब्जेक्टिव, विद द सेम ऑब्जेक्टिव, सेम ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए सेम प्लान बनाया गया, एक ही प्लान बनाया गया है, उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक ही हेड हमने डिसाइड किया है, तो ये कौन से प्रिंसिपल की ओर इंडिकेट करता है, तो ये हमारा इंडिकेट करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारे हेनरी फ्योल ने दिया था, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रहा है ये बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इसी सेशन, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये सेशन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, आपको अपने इस चीज को तो आपने स्टेट तो दे लिया, लेकिन हम अब आगे सीईटी जो हरियाणा में ग्रुप 6 अकाउंटेंट या ऑडिटर के लिए जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए कंटिन्यू क्लास लेकर आने वाला हूं मैं इस चैनल पर, तो अपना छोटा भाई समझकर या अपना बड़ा भाई समझकर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आगे इस पर सीईटी की क्लासेस को रेगुलर करने वाले हैं। और हाँ, कमेंट्स में अपने आंसर, अपने टोटल मार्क्स कितने बने सब्जेक्ट में, वो बताना ना भूलें, एक बार मैसेज जरूर कर दो। थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।